श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी प्रकरण लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लामबंद नजर आ रहा है। इस प्रकरण पर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा, एक संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की देखरेख में इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हम मांग करेंगे कि कथित गड़बड़ी की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने अदानी एंटरप्राइजेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अदानी का नैतिक रूप से सही होने की बात करना वैसे ही है जैसे उनके प्रधान मेंटर द्वारा विनम्रता, सादगी और विशाल हृदयता के सद्गुणों का उपदेश देना है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। आपको बता दें कि अदानी एंटरप्राइजेस ने बुधवार को 1 फरवरी को अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। हालांकि कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था, जबकि आज भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अदानी समूह में उनके एक्सपोजर की जानकारी मांगी। सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि केंद्रीय बैंकों ने विभिन्न घरेलू बैंकों से अदानी समूह में उनके निवेश और ऋणों के बारे में जानकारी देने को कहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई, यूएस की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक हैं आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है। देखिए, सारा विपक्ष आज एक साथ एक आवाज में बात कह रहा है कि अडानी का ये जो महा घोटाला हुआ है, और मैं तो ये कहूंगा कि अमृत काल में जहरीला घोटाला जो हुआ है, इस पे जवाब सरकार को देना चाहिए। और ये घोटाला किसी भी आम आदमी को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। मॉरिशस जैसे देश में फर्जी कंपनियां खोल के अडानी ने अपने ही शेयर हजारों करोड़ में खरीदे, उसको ओवर वैल्यू किया और बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। किन बैंकों से लिया है? LIC हो गई, SBI हो गई, जिसमें जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाया हुआ है, बेटी की शादी के लिए, इलाज के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, छोटा सा घर बनवाने के लिए। आज वो सारे लोग चिंतित हैं, उनका पैसा डूब रहा है और मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सब कुछ तो दे दिया आपने उसको, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, कोयला दे दिया, आयरन ओर दे दिया, स्टील दे दिया, सब कुछ दे दिया उसको। तो आप चाहते हैं क्या है? इसमें जेपीसी बननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, सरकार को स्पष्ट इसमें बयान देना चाहिए। कहां है CBI, कहां है ED, कहां है सेबी,
कल को वो आदमी भाग जाएगा, मैंने तो लिख के दिया है कि इसके पासपोर्ट जब्त करो, कल को आदमी भाग जाएगा, क्या करोगे उस वक्त आप? तो ये सबसे बड़ा पाकिस्तान के पूर्व गृह दोनों मंत्री लोगों शेख से रशीद संबंधित को 1 फरवरी की रात लगभग 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की हत्या की साजिश रचने के आरोप से जोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद में पहले से ही उनके खिलाफ FIR दर्ज थी। जरदारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पिता हैं। गिरफ्तारी के बाद खुद रशीद ने कहा, पुलिस ने मुझे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया। करीब 200 पुलिस वाले मेरे घर की खिड़की दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है, मेरे नौकरों के साथ मारपीट की और जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पीछे शहबाज शरीफ की सरकार का हाथ बताया है। आपको बता दें, 27 जनवरी को रशीद ने पूर्व राष्ट्रपति जरदारी पर आरोप लगाए थे कि वो किसी आतंकवादी संगठन के जरिए इमरान की हत्या की साजिश रच रही हैं। इसके बाद 30 जनवरी को पुलिस ने रशीद को समन भेजा था। तब रशीद पूर्व राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों से मुकर गए थे। 1 फरवरी को रशीद ने एक ट्वीट कर कहा कि वो इमरान के साथ है, वो अपने बयान पर कायम है। आसिफ जरदारी इमरान खान को मारना चाहते हैं, इमरान खान की जान को गंभीर खतरा है। राशिद ने कहा कि मैं इस मामले में मैं अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन में एक स्टेटमेंट जमा करने गया था, जो पुलिस ने जमा नहीं की। दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एक्शन में है। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 8 फरवरी को उसने तेलंगाना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया अकाउंटेंट पहले ही KCR की बेटी के कविता के साथ काम करता था। CBI सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली शराब नीति को बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भूमिका के लिए हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बूची बाबू गोरंटला को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। CBI आज उसे कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था, जिसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। दिल्ली शराब नीति में हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। इसमें एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए थे। इस तरह हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो रही थी। इससे पहले की नीति में 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई। इसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए सरकार पर धांधली का आरोप लगाया। वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी के फैसलों का ऐलान आज हो गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सुबह 10 बजे से MPC की बैठक के नतीजों के बारे में जानकारी दी। इसमें रेपो रेट को लेकर घोषणा कर दी गई है और उन्होंने बैंकों को दिए जाने वाले कर्जों की दरों में 0.25% का इजाफा कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ऐलान किया है कि MPC ने रेपो रेट को 0.25% बढ़ाया है। इसके बाद देश में रेपो रेट बढ़कर 6.50% पर आ गया है, जो कि पहले 6.25% पर था। MPC के 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया। रेपो रेट में ये बढ़ोतरी लगातार छठी बार है जब क्रेडिट पॉलिसी में RBI ने इजाफा किया है। इस लगातार 6 बार दरें बढ़ाकर RBI ने कुल 2.50% का इजाफा रेपो रेट में कर दिया है और ये 6.50% पर आ गया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी और महंगाई के आंकड़ों में हो रहा उतार चढ़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल चुनौतियां हमारे सामने हैं और उनके मुताबिक फैसले लेने होते हैं। RBI गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP का अनुमान 7% रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में महंगाई दर के 4% के दायरे से ऊपर रहने की संभावना है। RBI ने MSF रेट बढ़ाकर 6.75% कर दिया और इसमें भी 0.25% का इजाफा हुआ। MSF को 6.50% से बढ़ाकर 6.75% पर ले जाया गया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक सोमवार 6 फरवरी को हुई थी और आज 8 फरवरी को इसके फैसलों का ऐलान कर दिया गया। ये वित्त वर्ष 2022-23 की आखिरी क्रेडिट पॉलिसी है और बजट के तुरंत बाद हुई है। RBI गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त
पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है और देश में से लेकर आरबीआई पैनी नजर बनाए हुए है। was formally adopted in June 2016 to provide a credible nominal anchor for monetary policy. As we know, the primary objective of monetary policy under the flexible inflation targeting framework is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Coming to present times, the unprecedented events of the last 3 years have put to test monetary policy framework across the world. In a very short period, monetary policies across the world have veered from one extreme to the other in response to a series of overlapping shocks. In contrast to the great moderation era of the 1990s and the early part of the current century, monetary policy was confronted with an unprecedented contraction in economic activity, followed by a surge in global inflation. This calls for a deeper understanding of the structural changes in global economy and inflation dynamics and their implications for conduct of monetary policy. In the current unsettled global environment, emerging market economies are facing sharp trade-offs between supporting economic activity and controlling inflation while preserving policy credibility. As global fault lines emerge in trade, technology, and investment flows, there is an urgent need to reinforce global cooperation. The world is looking to India, now at the helm of G20, to energize global partnership in several critical areas. This reminds me of what Mahatma Gandhi had said. I do believe, and I quote, I do believe that India can make a lasting contribution to the peace and solid progress of the world. तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में अब तक कुल 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप के चलते भारी नुकसान हुआ, कई बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर गई। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि कहारमनमाराश इलाके में 6 फरवरी को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब तक भूकंप के कुल 435 झटके दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद से राहत और बचाव कार्य के लिए अब तक कुल 60,217 कर्मचारी और 4,746 वाहन और निर्माण उपकरण तैनात किए जा चुके हैं। तुर्की में आए भूकंप के बाद दुनिया के देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कुल 70 देशों की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तुर्की पहुंच चुकी हैं, लेकिन तुर्की का खराब मौसम राहत बचाव के लिए बाधा बना है। तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने भी तुर्की के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। भारत ने राहत सामग्री, उपकरण और सैन्य कर्मियों से भरे 4 C-17 विमान, करीब 108 टन से अधिक वजन के राहत पैकेज तुर्की भेजे हैं। एनडीआरएफ की खोज और बचाव के काम में एक्सपर्ट टीमें भारत से तुर्की भेजी गई हैं। उनके साथ उपकरण, वाहन और डॉग स्क्वाड और 100 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल हैं। इन टीमों के पास भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों का पता लगाने, उनको निकालने के लिए विशेष उपकरण भेजे गए हैं जो मलबे में बचाव अभियान के संचालन में सक्षम हैं। G20 इंडिया के तहत पहली Y20 बैठक IIT गुवाहाटी में आयोजित की गई, जिसमें अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कई बातें की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज लहराने पर कोई पाबंदी नहीं है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रेगुलराइज स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो यही कहूंगा, मैं तो खुद छात्र नेता था। I emerged from the BJP Youth Wing President. I was the longest serving Youth Wing President from 2010 to 2017, doing a lot of agitation across the country, and took a yatra from Kolkata to Kashmir from various parts of the country to hoist the national flag, where I was put in the jail to hoist the national flag in the state of Jammu and Kashmir.
Now today I could see Jammu and Kashmir is a different state today with no such restrictions and all. तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरसी प्रमुख चंद्रशेखर राव ने एक बार केंद्र पर फिर से निशाना साधा है। सीएम चंद्रशेखर ने कहा फाइजर नाम की एक कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है, उसे कोविड-19 के दौरान भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई एक महत्वपूर्ण एसी आया ताकि कोई विदेशी इन्वेस्टर आए। मैं साफ कहना चाहूंगा, इसका बाद में कहूंगा, इतना बताना पड़ेगा इतना से। आज की स्थिति में कई कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो निकल रहे हैं चाइना से। क्यों हिंदुस्तान में हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे तरफ वो कंपनी रुक नहीं कर रही है? अगर मेक इन इंडिया सही होता, ईज ऑफ डूइंग सही होता, उतना हम फ्लेक्सिबल होते, क्यों नहीं दिक्कत आने की? ये कंपनी है जिससे हमने कुछ बात की, फाइजर कंपनी ने टीका जो कोरोना के टाइम पे इतना भी कोशिश करते हो तो रोका गया, यहां नहीं आने दिया। क्यों? क्या वजह है? इसके कारण क्या है? जबकि जनता चाह रहा था उनको अच्छे से अच्छे टीका मिले, खरीदना भी चाह रहे थे, फिर भी रोका गया जबरदस्ती। हमने भी प्रयास किया, नीति आयोग में बात किया, पीएमओ में भी बात किया, कई मेरे साथ कई चीफ मिनिस्टर्स ने भी बात किया, लेकिन नहीं आने दी। क्या बात है? अनेक कंपनी आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं देते, उल्टा लोगों को गुमराह करने के लिए मेक इन इंडिया कहते हैं। वेयर इज द एनवायरमेंट इन इंडिया? मेक इन इंडिया के जो स्लोगन है उसके साथ उसके बराबर का एनवायरमेंट है क्या? हकीकत में ईज ऑफ डूइंग है क्या? उतनी सुविधाएं दिए गए हैं क्या? है तो क्यों नहीं आ रहा है? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बुलडोजरों से घरों को गिराकर भाजपा ने राज्य को अफगानिस्तान में बदल दिया है। राज्य में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बुलडोजरों की वजह से आज कश्मीर आपको अफगानिस्तान जैसा दिखेगा। मुफ्ती ने ये भी कहा कि भाजपा के शासन में जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ लोग सड़क पर नहीं सोते थे, जहां लोग मुफ्त राशन के लिए लाइन में खड़े नहीं होते थे। जब से बीजेपी आई है, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी इसके नीचे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन और अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन और अफगानिस्तान से करते हुए उन्होंने कहा फिलिस्तीन अभी भी बेहतर है। कम से कम लोग बात करते हैं। जिस तरह से लोगों के छोटे छोटे घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, उससे कश्मीर अफगानिस्तान से भी बदतर होता जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि छोटे छोटे लोगों के घरों को बुलडोज करने का क्या मतलब है। पीडीपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दावा करते हैं कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान गरीबों के घरों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन उनका संदेश जमीन पर नहीं सुना जा रहा। टीन शेड वाले घरों को भी तोड़ा जा रहा है। जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बिहेविंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, व्हाई ओनली कश्मीर? मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त। जो संविधान की बात करता है उसी को, जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं, ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? जो बीजेपी 29 प्रतिनिधियों वाली G20 टीम ने मंगलवार को लेपाक्षी में वीरभद्र स्वामी मंदिर का दौरा किया। सत्य साई जिला कलेक्टर पी वसंत कुमार, पैनू कोंडा, उप जिलाधिकारी कार्तिक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने टीम का स्वागत किया और प्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। ASI के पुरातत्वविद सूर्य प्रकाश और कमल हासन ने आने वाली G20 टीम को मंदिर के समृद्ध इतिहास और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। मंदिर के समृद्ध इतिहास के बारे में जानकर चकित G20 के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि मंदिर का निर्माण एक चमत्कार है। वे लटकते हुए खंबे को देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गए और एक शिला गणेश प्रतिमा
नागलिंगम और मंदिर के अंदर सेल्फी ली। बता दें कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लेपाक्षी मंदिर है। ये मंदिर दक्षिण भारत में आस्था का मुख्य केंद्र है, जहां रोज हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के काल में पहाड़ी पर होने के कारण इसे कूर्मशैला भी कहा जाता है। अगर पौराणिक मान्यता की माने तो इस मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री खटीमा के एक निजी होटल में आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति में भाग लेने जा रहे थे। तभी शहर के मुख्य चौक पर थारू जनजाति की दर्जनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रोककर सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल पास करने पर उनका स्वागत किया और फूलमालाएं पहनाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना काफिला रोककर महिलाओं से मिलकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा के एक निजी होटल पहुंचे, जहां 2 दिवसीय बीजेपी जिला कार्य समिति का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर जिला कार्य समिति का शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे। चमोली जिले में आपदा का दंश झेल रहे जोशीमठ शहर पर प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में पीएमओ ने 10 फरवरी को एक बैठक बुलाई, जिसमें जोशीमठ की समीक्षा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के सलाहकार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोशीमठ को लेकर प्रस्तुतिकरण भी देगा। राज्य के मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव बैठक से वर्चुअली जुड़ेंगे। उधर राज्य मंत्रिमंडल की 10 फरवरी को होने वाली बैठक अब 15 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास में होगी। माना जा रहा है कि पीएमओ की बैठक को ध्यान में रखते हुए तिथि आगे की गई है। इसमें जोशीमठ को लेकर केंद्र को भेजे जाने वाले राहत पैकेज के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।